विक्टर और वसीम सट्टा लगाने गए होते हैं, पर विक्टर देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है। जब वे वापस घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वसीम को कुछ लोग जान से मार देते हैं, पर विक्टर उस कातिल को उसके परफ्यूम से पहचान लेता है। जब वसीम के घर में सभी कोई श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो विक्टर उस कातिल को वहाँ पे महसूस करता है। वो अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, पर तभी रसल उसे किडनैप करके जान से मार देता है। जॉर्ज अपने छोटे भाई विक्टर का फ्यूनरल रखता है, तभी मार्को वहाँ पे आता है और वो सबको बोलता है कि जो कातिल है मैं उसे बुरी मौत दूंगा। जॉर्ज सभी माफियों के साथ मीटिंग करता है और कातिल को ढूंढने को बोलता है। उसमें टोनी और उसका बेटा रसल भी आता है। टोनी जानता है कि रसल ने ही विक्टर को मारा है, इसलिए वो मार्को को जान से मारने का प्लान बनाता है। जब मार्को को असलियत पता चलता है तो रसल उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर विक्टर सभी को मार देता है। पर जैसे ही वो रसल को मारने वाला होता है कि टोनी उसे बताता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड ईसा प्रेग्नेंट है और वो उसके कब्जे में है, जिस वजह से मार्को वहाँ पे जाता है और सभी को मार देता है, जिस कारण टोनी का सौतेला बेटा साइरस उससे बदला लेने आता है, जो बहुत ही खूंखार है। मूवी की शुरुआत में एक फाइटिंग क्लब को देखते हैं जहां पर विक्टर और वसीम होते हैं, जो जिगरी दोस्त होते हैं। वे इस फाइट में अपना पैसा लगाए हुए होते हैं। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि विक्टर देख नहीं सकता, इसलिए वसीम फाइट में क्या हो रहा है ये सब बातें विक्टर को बताता है। जब वे बेसमेंट में आते हैं तो उसी वक्त वसीम का भाई उसे कॉल करता है और उनमें बहस हो जाती है। जब वे फैक्ट्री से बाहर होते हैं तभी कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और वसीम को जान से मार देते हैं, पर विक्टर वसीम का मर्डर करने वाले को उसके परफ्यूम और चेहरे को छूने से पहचान लेता है। साथ में उसके कार को भी। पुलिस ऑफिसर विक्टर से पूछता है कि क्या तुम उस कातिल को पहचान पाओगे? इस बात पर विक्टर बोलता है कि हाँ, मैं उसे महसूस करके पहचान लूंगा। जिसके बाद वसीम के घर को देखते हैं जहाँ पर सभी कोई श्रद्धांजलि पे आए हुए होते हैं। विक्टर भी वहाँ पे मौजूद होता है। तभी एक शख्स वहाँ पे आता है जिसकी खुशबू से विक्टर उसे पहचान लेता है। वो वहाँ से बाहर आता है और अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, उसे मिलने को बोलता है, पर रसल को उसके ऊपर शक हो जाता है। इस वजह से उसके आदमी विक्टर को किडनैप करके एसिड फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ पर रसल मौजूद होता है। वो विक्टर से बोलता है कि हमने तुम्हें अंधा समझकर छोड़ दिया था, पर फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। पर विक्टर उससे डरने के बजाय उससे बोलता है कि मैं तुम सभी को अरेस्ट करवा दूंगा। गुस्से के मारे रसल उसे एसिड टैंक में डाल देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी जल जाती है। तभी रसल के डैड को पता चलता है कि रसल ने विक्टर को जान से मार दिया है। हालांकि टोनी एक बड़ा गैंगस्टर है, फिर भी वो अपने बेटे को बोलता है कि तुमने जिसे मारा है वो मार्को और जॉर्ज का भाई है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि तुमने उसे मारा है तो वो हमारे पूरे खानदान को मार देंगे, इसलिए तुम विक्टर के लाश को इस तरह से ठिकाने लगाओ कि कोई उसे पहचान नहीं पाए। पुलिस वालों को एक बॉडी मिलती है जो इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे पहचान पाना मुश्किल है, इसलिए बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है, जहां पर पता चलता है कि ये बॉडी विक्टर की है, उसे एसिड से जलाकर मारा गया है। जब ये बात विक्टर के बड़े भाई जॉर्ज को इस बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि जॉर्ज टोनी से भी बड़ा गैंगस्टर है और टोनी उसी के लिए काम करता है। इसी के साथ यह भी पता चलता है कि जॉर्ज का एक और भाई है जो बहुत ही खूंखार है, जिसका नाम मार्को है। जॉर्ज फिलहाल में मार्को को विक्टर की मौत के बारे में नहीं बताना चाहता। जॉर्ज के 3 भाई हैं और एक बहन जिसका नाम नैन्सी है। जॉर्ज और नैन्सी शादीशुदा है। नैन्सी अपने भाई जॉर्ज के साथ ही रहती है और उनके छोटे बच्चे भी हैं। वे सभी बच्चे आपस में मार्को अंकल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके अंकल बहुत ही खतरनाक है। अगर उन्हें विक्टर अंकल के मौत के बारे में पता चल गया तो वो उन सभी को मार डालेंगे, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एक किडनैपर जॉर्ज को कॉल करके कहता है कि हमने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरे बताए हुए पते में 10 करोड़ लेकर आ जाओ। तभी जॉर्ज अपने भाई को घर में तलाश करता है तो वो देखता है कि उन्होंने विक्टर को नहीं, उसके जगह पे मार्को को किडनैप करके ले गए हैं, जिस वजह से जॉर्ज और भी परेशान हो जाता है कि अब किडनैपर का क्या होगा। दरअसल मार्को बहुत ही खूंखार है। जब किडनैपर अपने अड्डे में जाता है तो वो अपने लोगों को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाता है और देखता है कि मार्को ने उसके सभी कुत्तों को भी मार दिया है। मार्को कार से बाहर निकलता है और बचे हुए गुंडों को भी मार देता है। आगे के सीन में हमें पता चलता है कि मार्को जॉर्ज का सगा भाई नहीं है। दरअसल जॉर्ज के पिता ने उसे सड़क से उठाकर अपने घर लेकर आए थे, तब से ये इन्हीं के साथ रहता है। इसलिए जॉर्ज की बहन नैन्सी चाहती है कि प्रॉपर्टी के सिर्फ 3 हिस्से हो और हमें यह भी मालूम होता है कि नैन्सी मार्को को पसंद नहीं करती। पर तभी विक्टर वहाँ पे आ जाता है और अपने बड़े भाई को बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मार्को के साथ रहना है, क्योंकि मार्को और विक्टर दोनों सौतेले होने के बावजूद भी सगे भाई से भी बढ़कर एक दूसरे को चाहते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम एक चर्च को देखते हैं। दरअसल जॉर्ज ने अपने भाई विक्टर के लिए फ्यूनरल रखा था। उस फ्यूनरल में सभी कोई आते हैं। तभी मार्को वहाँ पे आता है और सबके सामने बोलता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसे मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। इसके बाद जॉर्ज मार्को को समझाता है कि तुम चर्च जैसे पवित्र जगह में किसी को मारने की बात कैसे कर सकते हो, तुम भूलो मत विक्टर मेरा सगा भाई था, तुम्हारा नहीं। जिस पर विक्टर कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं उसका सगा नहीं हूँ, पर मेरे और उसके बीच में उससे भी बड़ा रिश्ता था। तभी मार्को को विक्टर की याद आने लगती है। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि विक्टर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम ईसा है। मार्को की भी एक गर्लफ्रेंड है, पर वे दोनों कुछ बातों को लेकर एक दूसरे
से नाराज है। जॉर्ज अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए सभी गैंगस्टर के साथ मीटिंग करता है और वहाँ पे टोनी, देवराज और रसल भी आते हैं। सभी गैंग मेंबर जॉर्ज को बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से विक्टर के कातिल को पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द पकड़ा जाएगा। तभी वहाँ पे मार्को आता है और वह कहता है कि विक्टर मेरा भाई था, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, उसका कातिल जो भी हो मैं उसे बुरी मौत दूंगा। फिर हम इंस्पेक्टर अशोक को देखते हैं जो विक्टर मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसलिए वो मर्डर स्पॉट के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने जाता है, पर उसे उस रात का कोई भी फुटेज नहीं मिलता। दरअसल वे सभी सबूत मिटा दिए गए थे। टोनी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जॉर्ज सच का पता लगा के ही रहेगा। इस बीच जिस पे भी उसे शक होगा वो उसे मार देगा। मार्को इंस्पेक्टर अशोक से मिलता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी मौत किस तरह हुई थी और उसके कातिलों के बारे में पता चला कि नहीं। इंस्पेक्टर अशोक मार्को को बताता है कि विक्टर को एसिड से बुरी तरीके से जला दिया गया था। हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें खूनी का पता चलने पर इन्फॉर्म कर देंगे। जॉर्ज का ब्लैक गोल्ड विदेश से आने वाला था, साथ में और भी गैंगस्टर का गोल्ड इसी शिप में आ रहा था, पर टोनी पूरा गोल्ड अपने कब्जे में ले लेना चाहता था, इसलिए वो कस्टम ऑफिसर से डील कर लेता है और सारा गोल्ड हड़प लेता है। और टोनी जॉर्ज को बताता है कि हम लोगों का सारा माल पकड़ा गया है। जॉर्ज को समझ नहीं आ रहा होता है कि जब हमने कैप्टन के साथ डील कर ली थी तो फिर भी हमारा माल कैसे पकड़ा गया, जरूर इसमें कोई अपना ही मिला हुआ है। टोनी जानता है कि अगर जॉर्ज को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हम सबको जान से मार देगा, इसलिए टोनी जॉर्ज को मार देने का फैसला करता है। देवराज जॉर्ज के पास बात करने के बहाने से उसके कार में बैठ जाता है और चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। देवराज सोचता है कि जॉर्ज अब मर जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है, पर कुछ लोग जॉर्ज को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मार्को जॉर्ज से मिलने जाता है। जॉर्ज को सही वक्त में हॉस्पिटल लाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। जॉर्ज मार्को को बताता है कि इसके पीछे देवराज का हाथ है। उसी वक्त टोनी वहाँ पे आ जाता है और मार्को को बोलता है कि हमने देवराज के पीछे अपने लोगों को लगा रखा है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। टोनी देवराज को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने को बोलता है। इधर इंस्पेक्टर अशोक के पास एक यूट्यूबर का कॉल आता है जिसके पास विक्टर के कातिलों का वीडियो फुटेज होता है। वो अशोक से मिलता है और सभी सबूत उसे दे देता है। अशोक ये सबूत डीसीपी को दे देता है और ये फुटेज देने वाले का डिटेल डीसीपी को बता देता है, लेकिन डीसीपी खुद टोनी से मिला हुआ होता है। वो तुरंत टोनी को इन्फॉर्म कर देता है और क्लिप अपने पास रख लेता है। जब टोनी को इस बारे में पता चलता है तो वो इंस्पेक्टर अशोक को जान से मरवा देता है, साथ में उस यूट्यूबर को भी। पर अशोक ने मरने से पहले जॉर्ज के फैमिली डॉक्टर को ये वीडियो फुटेज दे दिया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सबूत जॉर्ज को दे देना। जब जॉर्ज को पता चलता है कि कातिल कौन है तो वो मार्को को कॉल करता है और उसे बताता है कि कातिल रसल है, पर रसल उसके साथ होता है और कॉल स्पीकर होने के कारण ये बातें सुन लेता है। वो तुरंत मार्को को जान से मारने की कोशिश करता है और एक सुनसान जगह पे लेकर उसे मारना शुरू कर देता है। इसी बीच रसल मार्को के दोस्त का हाथ काट देता है और ये भी बताता है कि मैंने तो विक्टर को इससे भी भयानक मौत दिया था। ये सुनकर मार्को सभी को मारना शुरू कर देता है। वो रसल को भी मारने वाला होता है कि तभी रसल मार्को को बताता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड उन्हीं के पास है। वो टोनी से मार्को का बात कराता है। टोनी मार्को को बताता है कि तुमने रसल को मार दिया तो मैं विक्टर की गर्लफ्रेंड ईसा को भी मार दूंगा, जिस वजह से उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मारा जाएगा, इसलिए तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और 10 करोड़ लेकर अपने मरे हुए अंधे भाई की गर्लफ्रेंड को ले जाओ। इसलिए वो रसल को छोड़ देता है, पर मार्को किसी तरह से देवराज को ढूंढ लेता है और उसे कंटेनर में ले जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे है, मुझे ईसा का पता बता दो नहीं तो मारे जाओगे। डर के मारे देवराज उसे ईसा का पता बता देता है, पर फिर भी वो उसे बुरी मौत देता है। मार्को उस ठिकाने पे जाता है पर वहाँ बहुत सारे टोनी के लोग होते हैं, पर फिर भी मार्को सभी को मार देता है। जब वो टेरिस में जाता है तो वो देखता है कि वो ईसा नहीं। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे, तुम्हें क्या लगा कि मैं ईसा को यहाँ पे रखूंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जल्द से जल्द मेरे बेटे को 10 करोड़ देकर अपने ईसा को ले जाओ। वो रसल के पास पैसे से भरा बैग लेकर आता है। जब वो बैग खोलता है तो देखता है कि उसमें टोनी का हाथ यानी उसके डैड का हाथ है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर मार्को टोनी से प्राइवेट जगह पर मिलने जाता है। उसी वक्त उसका हाथ काट लेता है। मार्को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो अपने डैड को बचा सकते हो, वो अभी जिंदा है। न चाहते हुए भी वो ईसा को मार्को के हवाले कर देता है। तब जाकर मार्को टोनी का पता उसे बता देता है। जब रसल वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि टोनी के ऊपर एसिड टैंक लगा हुआ है, थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती है। रसल किसी तरह से अपने डैड के ऊपर से एसिड टैंक को हटा देता है, पर जैसे ही उसके लोग दरवाजे खोलते हैं तो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। न चाहते हुए भी रसल अपने डैड को नहीं बचा पाता। अब रसल अपने पिता का बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई साइरस के पास जाता है। वो बहुत ही खूंखार है, वो अपने दुश्मनों से बदला उसके पूरे फैमिली को मार कर लेता है ताकि उसका कोई भी दुश्मन ना बच पाए। जॉर्ज मार्को को बोलता है कि हम सभी को एक साथ रहना होगा, बाहर माहौल ठीक नहीं है। उसी वक्त ईसा को लीवर पेन होने लगा है, पर जॉर्ज उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर में ही डिलीवरी करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। जब वो डिलीवरी कर रहे होते हैं तभी लाइट कट जाती है और वहाँ पर साइरस आ जाता है। वो वहाँ पे मौत का तांडव शुरू कर देता
देता है। वो इतना बेरहम होता है कि वो बच्चों को भी मार देता है, साथ में ईसा को भी जान से मार देता है। पर वो मार्को को घायल करके छोड़ देता है। वो ईसा के बच्चे को लेकर चला जाता है। मार्को अपने जख्मों को सीख कर पूरी तैयारी करते हुए साइरस के अड्डे में जाता है और उसके पूरे गैंग को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वो रसल का सीना फाड़कर दिल निकाल लेता है। ये देखकर साइरस डर जाता है। वो तुरंत विक्टर के बच्चे को उठा लेता है और उसे एसिड में फेंक देने की बात करता है, पर मार्को उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। फिर हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टर का बेटा बीच में बैठा होता है, पर तभी मार्को देखता है कि उस बीच में कुछ गाड़ियाँ आती हैं और विक्टर का बेटा गायब हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।